Exams have always been a roller coaster ride for students all over, and more for the ones appearing for the 10th and 12th, as it is believed that that is what decides the future. और जब बात भविष्य की, फ्यूचर की हो, तो टेंशन तो होती है. वो टेंशन सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं होती, वो जनरेट होती है सोसाइटी के स्टैंडर्ड से, पहुंचती है फैमिली तक, फैमिली से पेरेंट तक, और पेरेंट लाद देते हैं अपना सारा स्ट्रेस बच्चों पर जिन्हें परफॉर्म करना होता है. और फिर एग्जाम में घर का माहौल चेंज हो जाता है. एग्जाम टाइम में टीवी का मेन स्विच ऑफ हो जाता है. ओटीटी को एक लंबा ब्रेक दिया जाता है. बच्चे तो बाहर जाएंगे ही नहीं, आजकल तो गेस्ट तक को आने से मना कर दिया जाता है. एग्जाम होने तक ही नहीं, असली स्ट्रेस तो रिजल्ट का क्रिएट किया जाता है. अपने सपने बच्चों पर लाद दिए जाते हैं, मार्क्स कंपेयर किए जाते हैं, पास और फेल के आगे रैंक्स की मैथ में बच्चे उलझ कर रह जाते हैं. तो ये जो एग्जाम की मैथ्स है ना, इसे बड़े बड़े समझ नहीं पाते. हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल्स पॉडकास्ट चेतना. आई एम शिल्पी एंड जॉइनिंग मी टुडे इज रोटेरियन डॉक्टर वंदना. शी इज academician and behavioral scientist, former associate professor and head Department of Psychology, IIS University. She has more than 12 years of teaching experience and 3 years of managerial experience at various renowned NGOs. Welcome to our podcast, Doctor. Thank you for joining us today. Thank you very much, Shilpi. It's my pleasure to join here. Okay, main purpose of the education is to develop your personality, and main purpose of exams is to assess the learning. These days, all of us are talking about exam fear. So much attention is given to this exam-related stress. Is it justified? Yes, I agree with you. It is definitely justified. Exam-related stress is the current, issue these days. Even the Prime Minister is speaking about Pariksha Pe Charcha. So yes, it is very much justified. So even if you ask all parents, something like, what do you want for your child? They will invariably reply, I want my child to be happy. इवन आशीर्वाद भी हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड आशीर्वाद होता है, खुश रहो. बट वो जो खुश रहने की परिभाषा जो है, वो कंडीशंस के साथ वो बदलती रहती है. उस पे कंडीशंस लग जाती हैं. 95% तो आना ही चाहिए, इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, 4 घंटे क्या 8 घंटे तो दिन में तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा. सो दीज आर द कंडीशंस जो जोड़ी जाती हैं बच्चों की परफॉर्मेंस के साथ. डू यू थिंक इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ? How do you relate to it? देखिए, एग्जाम स्ट्रेस आजकल इतना बढ़ गया है और उस पे फोकस इतना बढ़ गया है. एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा हो गया है कि एग्जाम्स हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. कंपटीशन इतना बढ़ गया है. तो हाँ, कई बार शायद बच्चों को लगता है इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, बट ऐसा नहीं है. इट डज नॉट हैव टू बी अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ. प्रॉब्लम वो है कि जब ये एग्जाम स्ट्रेस आपकी एबिलिटी टू परफॉर्म और आपके लर्निंग गोल्स क्या हैं, एकेडमिक गोल्स क्या हैं, उसमें इंटरफियर करना शुरू कर दे, तो ये एग्जाम स्ट्रेस प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. वेदर इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ. तो उसी कॉन्टेक्स्ट में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2020 में रिपोर्ट दी थी कि 1 स्टूडेंट टुक देयर ओन लाइफ एवरी 42 मिनट्स. दैट इज एवरी डे मोर देन 34 स्टूडेंट्स डाई बाय सुसाइड. नाउ 8.2% ऑफ द स्टूडेंट्स आर डाइंग बाय सुसाइड इन इंडिया. सो हाँ, ये इतना सीरियस हो गया है, कईयों के लिए ये मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ हो गया है. लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उस लेवल तक पहुंचे. बेहतर होगा कि हम इसे शुरुआत में ही हम इससे कोई ना कोई हम कोई स्ट्रैटेजी यूज करें, या कोई इसको कोई आइडेंटिफाई करके स्ट्रेस हो रहा है, क्यों हो रहा है, आइडेंटिफाई करके उसको वहीं से उसका सोल्यूशन निकालना शुरू करें. राइट. So what are the indicators of stress? स्ट्रेस इतना हो रहा है बच्चों को, बच्चों ने एग्जाम्स को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, पेरेंट्स ने अपना स्ट्रेस बच्चों पर लाद दिया है, और बच्चे सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन से जूझ के एग्जाम को एंड ऑफ द वर्ल्ड समझ के कि भैया अब इसके आगे दुनिया नहीं है अगर इस एग्जाम में हम क्लियर नहीं कर पाए. तो जब ये सब बच्चे झेल रहे हैं, तो व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ स्ट्रेस? वो किस तरह से बिहेव करते हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स क्या हो जाते हैं, या दूसरे सिम्टम्स क्या होते हैं व्हेन दे आर इन स्ट्रेस? Yes, that is a very important question. So it is very important for us to identify कि हमें एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है. अब ये कैसे पहचाने एग्जाम स्ट्रेस है कि नहीं?
सो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम से पहले डू यू हैव एन अपसेट स्टमक और डू यू हैव नोजिया, स्वेटिंग, कईयों को शेकिंग होती है, फिर कॉन्स्टेंटली वरिंग जो है वो चलती रहती है, नर्वसनेस फील करना और एक ऐसी फीलिंग आना कि मेरा तो माइंड अब एकदम ब्लैंक हो रहा है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमें एग्जाम स्ट्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर बच्चे में ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं कि वो नॉजिएटिक फील कर रहा है या वो शेक कर रहा है, घबरा रहा है, तो ये सिम्टम्स होते हैं कि वो स्ट्रेस्ड है। क्या रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस के? देखिए, रीजंस की बात करें तो रीजंस बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफस्टाइल इश्यूज होते हैं। अब लाइफस्टाइल इश्यूज जैसे कि नींद की कमी होना, या फिर द न्यूट्रिशन लेवल इज वेरी पुअर, या फिर द चाइल्ड इज कंज्यूमिंग टू मच ऑफ कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स, देयर इज नो एक्सरसाइज, देन टाइम शेड्यूल नहीं है जिसकी वजह से प्रायोरिटीज जो है वो सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन नीड्स एक कारण हो सकता है, जैसे कि एग्जाम टेकिंग स्ट्रैटेजीज नहीं पता होना, या फिर हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस एज पर द कोर्स, क्या हमें नॉलेज की कमी है। Now, apart from these, then there are study habits. Sometimes what happens is the study habits are not good. जैसे कि लास्ट मोमेंट तक नोट्स इकट्ठे करते रहना, या फिर जब एग्जाम है, इफ द एग्जाम इज हैपनिंग ऑन द नेक्स्ट डे, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे इंडल्ज इन बिंज स्टडी, सो द होल नाइट दे आर नॉट स्लीपिंग, they are just studying. So that is for the first time that they are studying and they have missed out on their sleep. So obviously the performance goes down, anxiety goes up. Now, being a psychologist, I would also, stress on the psychological factors. Psychological factors बहुत सारे होते हैं कि हमारे दिमाग में क्या होता है कि इतनी नेगेटिव थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में भी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। तो ये थॉट्स किस तरह की होती हैं? बार बार ये थॉट्स आना कि आई एम गोइंग टू गेट टेरिबल ग्रेड्स, इस बार तो बिल्कुल एग्जाम ही नहीं क्लियर होगा, आई कांट डू दिस एट ऑल। या फिर बहुत सारे इरेशनल बिलीव्स हो जाते हैं, जैसे कि इफ आई डोंट पास माई फैमिली और फ्रेंड्स विल लूज रिस्पेक्ट फॉर मी, आई विल नेवर गेट अ डिग्री। तो ये बहुत सारी ऐसी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। राइट, वेल सेड। अच्छा, ये बताएं कि आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, पेरेंट भी हैं। बीइंग अ पेरेंट, अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ टीचर, सो यू मस्ट बी नोइंग कि किस तरह से आपको अपने बच्चे के साथ बिहेव करना है, उसे डी स्ट्रेस करना है। लेकिन लाइफ में फिर भी कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही होगा व्हेन यू लुक बैक एट योर बिहेवियर और सोचा कि कितना मुश्किल है इस टाइट रोप पे वॉक करना, जहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन पेरेंट भी बनना है और बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करके उसे डी स्ट्रेस भी करना है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट अगर आप शेयर कर सकें हमारे साथ। Yes, of course. Actually, क्या है कि I know I'm in the role of, an academician, a mother, and also a psychologist. So what happens is, see, my daughter is also, I have two daughters, and both of them are preparing for the board exams. And the elder one is in class 12. She was also preparing for her competitive exams. अब ये एक बहुत ही पर्सनल जर्नी, ये भी बहुत एक चैलेंजिंग जर्नी रही है। As a mother, I have high expectations from the child. As a mother, I also know that I have to comfort my child. But वो जो तरीके हैं कि किस तरह से बच्चे को comfort करना है, तो वहाँ पर कई बार हमें नहीं पता होता है। So वहाँ पे एक psychologist, the role of a psychologist, I get into the role of a psychologist and try to work according to that. Now, since my daughter was also preparing for this competitive exam, so क्या हुआ कि उसका फर्स्ट मॉक टेस्ट हुआ, सेकंड मॉक टेस्ट हुआ। अब दोनों में नंबर इतने कम आए उसके, फिर नंबर कम आए तो एज अ मदर, और आप सोचते हो अच्छा मैं पढ़ाती भी हूँ, मैं मदर भी हूँ, तो एकदम से ऐसे हिट होता है आपको, अरे मेरे बच्चे के नंबर कैसे कम आ गए, इसके जो बाकी और हैं इसके फ्रेंड्स उनके तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। तो मैंने उसको इतना जोरदार डांट लगा दी, लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम कम नहीं हुई। तो वो पूरी रात हमारी बहस हुई, फिर नींद नहीं आई, अगले दिन फिर उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है। फिर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं चलेगा। सो देयर इन मेरे अंदर का एक मनोवैज्ञानिक जो है वो जाग उठा जी। और फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ बैठकर इससे बात करनी पड़ेगी। right. कहीं ना कहीं तो समस्या का समाधान निकालना ही पड़ेगा।
अब पूरी रात बहस हुई ही थी, तो नेक्स्ट डे उसकी टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस कम रहा। फिर वो पढ़ तो रही थी, लेकिन फिर वो आई, फिर कहती कि मुझे नहीं पढ़ना, अभी तो मुझे जाना है, मुझे अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाना है, मैं कुछ नहीं कर सकती अभी, आई जस्ट वॉन्ट टू गो आउट। सो ऐसा हुआ कि मैंने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैंने कहा चलो हम चलते हैं बाहर। तो हम लोग गए कैफ़े में और मैंने वहाँ से इसके 3-4 फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया, तो वो भी कैफ़े में आ गए। अब वो 1 घंटा बैठे और मैं वहाँ से आ गई थी, क्योंकि आजकल बच्चे पसंद नहीं करते हैं कि पेरेंट्स साथ में बैठ के उनको इंटरप्ट करें, इट्स कॉल्ड इंटरफेरेंस। सो मैं वहाँ से आ गई और इसने 1-1.5 घंटा उनके साथ टाइम स्पेंड किया। फिर वापस आते ही she was very energized, and that day she could study for continuous for 1 to 2 hours. Wow, so आपकी बेटी के लिए एक स्ट्रेटेजी काम किया and that was going out with friends, getting relaxed, और फिर वो re-energized होकर फिर उन्होंने कंटिन्यू करी अपनी स्टडी। तो इस तरह हर किसी के साथ अलग अलग स्ट्रेटेजीज काम करेंगी डिपेंडिंग ऑन देयर चाइल्ड। बिल्कुल बिल्कुल, हर बच्चा अलग होता है, तो हर बच्चे के साथ अलग अलग स्ट्रेटजीज ही काम में आती हैं। What are the duties of a parent and a teacher when it comes to de-stressing a student? कि वो एग्जाम फेयर को फेयर न बना के, फेयर न समझ के मोटिवेशन बनाया जाए। क्या ड्यूटीज होती हैं पेरेंट और टीचर की इसमें? See, I think parents and teachers have a huge role to play in a student's or in the child's life. Now, या तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में तो टीचर ही कॉन्टैक्ट पॉइंट है, और घर पे तो पेरेंट्स ही हैं जो बच्चे की नर्वसनेस या बच्चे की स्टडी हैबिट्स या किसी चीज़ पे काम कर सकते हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, एग्जाम टाइम आ रहा है, टीनेजर्स और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स इनकी बात कर रहे हैं, तो उनकी बाय नेचर दे आर वेरी रिबेलियस। सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट वी जस्ट लिसन टू देम, वी जस्ट लेंड देम एन ईयर। लेकिन साथ में बैठकर कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी, जैसे arguing, it's the worst thing to do at that time. So just listen to what they are saying until they are finished. Then you allow them an opportunity to tell you how you can help. कई बार ऐसे होता है कि too much of helping, it becomes an interference, which again is not considered to be a welcome thing to do by your child. Now, इसके बाद मैं कहूँगी कि कुछ हम questions उनसे पूछ सकते हैं, जैसे कि How are you feeling about the exams? तुम्हारे लिए एग्जाम्स कितने इम्पोर्टेंट है, ये वाला एग्जाम कितना इम्पोर्टेंट है? What would be the worst thing about not getting the grades that you want? So if you have to, measure how much anxious you are on a scale of 0 to 10, what would it be? कहाँ से प्रेशर कहाँ से आ रहा है? Is it from your parents, from your teachers, or is it coming from within? You yourself want to excel. So what can I do to help you through the next few weeks या next few days जब तक एग्जाम नहीं होता? तो ये कुछ questions हैं जो हम अपने बच्चे के लिए या अपने स्टूडेंट के लिए उससे कर सकते हैं बात, उससे कम्युनिकेशन का एक जरिया बनते हैं और आप जान सकते हैं अपने बच्चे को ज्यादा बेहतर तरीके से। राइट, वेरी वेल सेड मैम। अच्छा, आपने ये बोला कि किस तरह से पेरेंट्स को कम्युनिकेट करना चाहिए, इसके अलावा हमने बात करी कि हमें एक नॉर्मल शेड्यूल मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि आपने बोला कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स बहुत काम करती हैं। तो हमने बात करी कि किस तरह से एग्जाम स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करने के लिए आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन फिर भी कुछ टेक्निक्स या कुछ टिप्स अगर आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहें जिससे बच्चे को थोड़ा सा अच्छा फील हो सकता है और वो स्ट्रेस से या फियर से बाहर निकल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो the reason behind your stress, which we have already talked about. Now, आपका रीजन क्या है, उसके हिसाब से आपके लिए कुछ अलग अलग टिप्स जो हैं वो काम करेंगी। जैसे कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट कई बार होता है हमारे बच्चों का ठीक नहीं होता, तो हम उसके लिए क्या करें, या फिर बेटर स्टडी हैबिट्स हम कैसे इस्टेब्लिश करें। सो उस कॉन्टेक्स्ट में देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर वेरी मच पॉसिबल। सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि यू शुड क्रिएट अ डेडिकेटेड स्टडी एरिया, जहाँ पे आपका अगर स्टडी टेबल है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो घर में अपने कमरे में या किसी भी एक कोने में आपका पढ़ाई करने की जगह होनी चाहिए, जहाँ पे वेयर यू हैव योर स्टडी मटेरियल ऑल सेटअप। सो
so that when you are taking a break, that study material is still lying there and you're not looking for it, again and again. Then another second very important thing that you should do is establish a study routine. जब आप सुबह उठें तो सुबह उठने के बाद अपना जो भी छोटे मोटे काम करने के बाद आप आधा घंटा बैठकर फोकस स्टडी करें, या फिर डिनर के बाद आप 1 घंटा लगकर अपना स्टडी करें. सो यू हैव टू ब्रिंग इन कंसिस्टेंसी इन योर स्टडी. सो अगर आपने पावर ऑफ हैबिट्स की किताब पढ़ी हो तो उसमें भी ये होता है कि हैबिट फॉर्मेशन के लिए इट टेक्स 21 days. इफ यू आर कंसिस्टेंटली फॉलोइंग the same pattern, same thing for 21 days, so that becomes a habit. क्योंकि वो न्यूरल लिंक्स ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं कि वो आपकी हैबिट में ही वो चीज आ जाती है. तो कंसिस्टेंसी लानी बहुत इंपॉर्टेंट है. देन अनदर थिंग इज कि इफ व्हेन यू आर स्टडीइंग, you study for 30 to 45 minutes. After that you take a break. So as a psychologist, I would also mention कि 30 to 45 minutes के बाद जो रिटेंशन होता है ना, वो अच्छा नहीं होता. तो every 30 to 45 minutes पढ़िए, उसके बाद take a break for maybe 5 minutes or 10 minutes, listen to a song, move around, dance or do whatever, then get back to your routine. Another very important thing is you must set specific study goals. Specific study goals मतलब थोड़े छोटे गोल्स बनाइए, जैसे कि आज मुझे फर्स्ट चैप्टर करना है, फिर कल मुझे सेकंड चैप्टर का क्विज करना है, प्रैक्टिस क्विज करना है, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करना है, नेक्स्ट टाइम मुझे थर्ड चैप्टर के नोट्स बनाने हैं. तो इस तरह करके छोटे गोल्स बनाइए. ये जो गोल्स हैं ये बहुत हेल्पफुल एक तरीका है, और यू कैन ऑलवेज चेक कि वेदर आई एम अकम्प्लिशिंग दीज गोल्स और नॉट. एंड क्योंकि छोटे गोल्स हैं, अकम्प्लिश करना भी आसान रहता है. What I used for my daughter was that she took a whiteboard and every day she used to write what is my today's schedule. So one is over a period of month what you are supposed to cover, then over a period of one week what you are supposed to cover, then small goals, that is for each day what all you are supposed to cover. So you stick to that schedule and that will help you in a much better time management. Now if the time management is good, then definitely the stress levels are way lower. So these are some of the strategies. आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, आप सेल्फ क्विज ले सकते हैं, आप एक स्टडी बडी एक अपना बना सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स का छोटा सा ग्रुप बना लीजिए, तो आप पढ़कर आइए और आपस में डिस्कस करिए. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि ग्रुप्स, एज एन एकेडमिशियन, अगर ग्रुप स्टडी होती है तो चीज अच्छे से, जो भी कंटेंट है, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर एंड यू कैन एक्सचेंज information from various perspectives. So these are some of the tips that I would suggest that students can be helpful to the students. तो एग्जाम्स आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ एग्जाम्स ही हैं, मरने जीने का सवाल नहीं है. दुनिया वहाँ पे खत्म नहीं हो रही. एग्जाम्स होते हैं सिर्फ आपकी लर्निंग को एसेस करने के लिए, न कि आपको डराने के लिए. स्ट्रेस इज हेल्दी, लेकिन एक सीमा तक. पेरेंट्स को क्या करना है? पेरेंट्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर नहीं लादनी है कि बुआ की, ननद के, देवर का छोटा बेटा पूरे डिस्ट्रिक्ट में अव्वल आया है तो आपको भी आना है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना. बच्चे को जो करना है वो करने दीजिए, अपनी एक्सपेक्टेशंस मत लादिए. लेकिन हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं, आप उनसे, जैसा कि मैम ने कहा, कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे सुन सकते हैं कि उन्हें क्या कहना है, उनके लिए कौन सा तरीका, कौन सी एक्टिविटी हेल्प करती है उस स्ट्रेस को रिलीज करने में. बाहर जाना, जैसे कि डांस हुआ, लिसनिंग टू म्यूजिक हुआ, फ्रेंड से मिलना, ग्रुप स्टडी, कुछ भी ऐसा करना जो उनको रिलैक्स करता है, वो ज्यादा हेल्प करेगा. और 2-3 चीजें जो मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई वो ये थी कि आपको अपना खुद का एक स्टडी एरिया फिक्स करना चाहिए, आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनानी चाहिए, अपने आप को काम करने की कोशिश करनी चाहिए. और इसके अलावा अगर आप शुरू से ही एक डिसिप्लिन वे में कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं तो वो जो लास्ट मिनट की जो प्रिपरेशन आपको नर्वस करती है ना, वो कभी भी नहीं करेगी, और ये फियर रहेगा ही नहीं, और एक हेल्दी स्ट्रेस रहेगा. थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच. इट हैज बीन अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू. रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल्स पॉडकास्ट चेतना, जिसमें आज हमने बात की एग्जाम फियर की, एग्जाम स्ट्रेस की. आई होप
इस पॉडकास्ट को सुन के आपका थोड़ा सा स्ट्रेस तो कम हुआ ही होगा। ऐसे ही पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हाँ, एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, वो ये कि आप अपना एग्जाम स्ट्रेस रिलीज करने के लिए क्या करते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए आप नीचे दिए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। सुनते रहिए ये पॉडकास्ट जिसका नाम है चेतना।